गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं किरण पब्लिकेशन के सेट प्रैक्टिस, जो कि बिहार एसएससी के लिए बेहतर होने वाला है। तो इसके सेट नंबर 1 के जीके और जीएस के प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने इसी ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 1 की। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, किसी भी वीडियो को मिस किया है तो आप जाइए, प्लेटफॉर्म के साथ साथ आरबीडी के सेट यहाँ पे कंप्लीट कराए गए हैं और वह सब इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है ये सेट नंबर 1 का, जो कि किरण पब्लिकेशन सेट से लिया गया है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। देखिए, असम में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो यह है दोस्तों सत्रिया। सत्रिया क्या है? असम का एक असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, तमिलनाडु में सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? ऐसा त्यौहार जो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो पोंगल जो है दोस्तों तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है। तमिलनाडु के अन्य कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जहाँ पे जैसे जल्लीकट्टू आपने देखा होगा, वह भी होता है। चिथिराई और अपिरक्कू भी वहाँ पे मनाया जाता है, त्यौहार है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि उर्दू साप्ताहिक जो कि अल हिलाल है, किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। इसे जो कि क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और एक बहुत ही विद्वान थे। उनके द्वारा उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का 1912 में दोस्तों प्रकाशन किया गया था। और इस पत्रिका में ब्रिटिश के जो नीति थे, ब्रिटिशर्स के नीति थे, रूल्स थे उनके, और आम आदमी की जो समस्याएं हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया था। वह दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से लेकर के 1945 तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था इन्होंने। प्रश्न संख्या 4, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पूरा मतलब इस टाइप का है, PURA, ठीक है, इसका मतलब हो गया पूरा। तो पूरा कहने का मतलब दोस्तों प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ टू रूरल एरिया, जिसको ग्रामीण जो है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता को दूर करने के लिए इस पूरा मॉडल को राष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसे लागू करने के लिए एक सजेशन दिया गया था और इसको लागू भी किया गया था कलाम साहब के द्वारा। ठीक है, इसका पूरा अगर बात करेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 3 तो आपका आंसर होगा ही होगा दोस्तों। और पूरा के फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो यह हो जाएगा प्रोवाइडिंग अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र की अगर बात कह रहा है, एम्यूनिटीज़ टू रूरल एरिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1961 में दोस्तों निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में की गई थी और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि पूंजी बाजार विनियामक होता है। ये क्या होता है दोस्तों? पूंजी बाजार जो है कैपिटल से रिलेटेड जो है, इसको रेगुलेट कौन करता है? कहने का मतलब यह हो गया। तो इसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, संचालन किया जाता है। ठीक है, SEBI। इसका मतलब दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1992 के तहत स्थापित सेबी अधिनियम भारत में स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक निकाय है या नियामक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर के बारे में पूछा गया है। तो यह दोस्तों अरावली का उच्चतम शिखर है। ठीक है, अरावली श्रेणी जो है उसका सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई दोस्तों अगर हम बात करेंगे गुरु शिखर की ऊंचाई की तो यह 5676 फीट है इसकी ऊंचाई। ठीक है, और
अगर हम बात करेंगे मीटर में दोस्तों तो 1722 मीटर है। तो फीट में आपका 5676 हो गया, 5676 फीट। और अगर हम मीटर के लिहाज से अगर देखें तो 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और यह दोस्तों कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? परम शक्ति यानी कि आप प्रस्तावना में देखे होंगे कि सारी शक्ति जनता में निहित होती है, भले ही उसको जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका या अलग अलग माध्यम से इसे संपादित किया जाता है, लेकिन जो है परम शक्ति जनता के हाथों में होती है। प्रश्न संख्या 9। हिंदू पैट्रियाट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर 4 आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्या था? बंगाल क्षेत्र में जो है, बंगाल के क्षेत्र में नील की खेती करने वाले किसान के समस्याओं के बारे में इसमें प्रमुखता से विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की गई थी। प्रश्न संख्या 10। 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान दोस्तों इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ठीक है, और 1526 में किया था। और इसमें जो है देखिए तुगलकनुमा जो है दोस्तों, तुगलकनुमा इस विधि का यूज किया गया था, जैसे तोप का टाइप का गोला बरसाया गया था। इसी में बाबर के द्वारा जो है इस पद्धति का यूज किया गया था। 1526 में भारी सेना थी, बहुत ही विशाल सेना थी इब्राहिम लोदी की, फिर भी जो है इस नीति के द्वारा कुशल नीति और कुशल नेतृत्व के कारण बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और दोस्तों इसके बाद जो है इसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह जो है अनुच्छेद 324 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद है दोस्तों। जो कावेरी नदी का पानी है उसका हिस्सा को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच गंभीर विवाद बना रहता है। ठीक है, और यह दोस्तों 1892 में इसकी शुरुआत हुई और 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर साम्राज्य के बीच 2 समझौता इससे हुआ था इसमें। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य जो है इस कावेरी नदी के जल को लेकर के विवाद बना रहता है। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? यानी कि किस हाईकोर्ट में दोस्तों पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई थी? तो यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वहाँ की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली यानी कि पालने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों रंग भेद की नीति कहा जाता है। रंग भेद, नेल्सन मंडेला ने इसी रंग भेद की नीति का क्या किया था? रंग भेद की नीति का विरोध किया था। और यहाँ पे महात्मा गांधी भी इसके शिकार हो गए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 15। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन एक दूसरे के समानार्थी है? ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक तो गेम दिख रहा है, ठीक है ना, बिलियर्ड्स है, कैरम है, गोल्फ है, पोलो है, फुटबॉल है, सॉकर है, वॉलीबॉल है और स्क्वैश है। ठीक है, तो कौन जो है एक दूसरे से मैच कर रहे हैं? अब देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप 3 को देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 को, तो यहाँ पे फुटबॉल जो है ना उसमें क्या है, कुछ देशों में सॉकर भी कहा जाता है। इस फुटबॉल को सॉकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेकिन वॉलीबॉल, स्क्वैश, गोल्फ और पोलो एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन फुटबॉल को कुछ देशों में सॉकर के रूप में भी कहा जाता है। यही आपका क्या हो जाएगा? सबसे अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं? हिम ओड यानी कि हिम यानी कि बर्फ की अगर बात कह रहा है तो कह रहा है कि हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं? तो यह दोस्तों ग्लेशियर के क्षेत्र में बनते हैं, इनका वहाँ पे निर्माण होता है।
सैल पदार्थ का मलबा जो होता है उसके निक्षेप के कारण इसी घाटी में विभिन्न भागों में होता है और इसे ही दोस्तों हिमोड कहते हैं। हिमोड में गुलास्म, छोटे छोटे सैलखंड, बजरी, रेत, मृतिका आदि विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ बर्फ से अगर बात कर रहा है उससे संबंधित नहीं, सैल पदार्थ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा जो है दोस्तों औरंगाबाद में पड़ता है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एक मकबरा है और इसे औरंगजेब के पुत्र आजम ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम के लिए मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? कौन सा जोड़ा दोस्तों? तो ऊन और भेड़ का मांस। जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति भेड़ जो है पालते हैं तो उससे वो ऊन भी प्राप्त करता है और साथ ही साथ भेड़ का मांस भी प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, अभी जैसे मान लेते हैं दोस्तों अगर आप कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं तो उससे चाय थोड़ी ना मिल जाएगा, चाय का अलग करना होगा, कॉफ़ी का अलग करना होगा। ठीक है, स्याही यानी कि इंक है और पेन का अलग अलग निर्माण करना होगा, टूथब्रश अलग बनेगा, पेस्ट अलग बनेगा। लेकिन आप सिर्फ भेड़ को अगर पाल रहे हैं, ठीक है, तो इसी भेड़ से आप ऊन भी प्राप्त कर सकते हैं और मांस भी प्राप्त कर सकते हैं, कहने का ये मतलब है। ठीक है, 20वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 49वें समानांतर के द्वारा किस देश को पृथक किया गया यानी कि अलग किया गया? दोस्तों यूएसए और कनाडा को इस 49वें समानांतर के द्वारा अलग किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों आवश्यकता के मामले में। ठीक है, कोई भी वस्तु है, अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की आपको या किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है, तो उपभोक्ता का क्या मतलब होता है? जो आपको नीड होगा उसी के लिए ना, तो यहाँ पे आवश्यकता हो जाएंगी यानी कि उनकी ज़रूरतें हो जाएंगी। प्रश्न संख्या 22, बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वहाँ पे अगर हम बात करें बास्केटबॉल में तो इसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं हुआ है दोस्तों, 5 इसमें खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, होयसल मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है, यह कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? अगर हम इसकी बात करें तो यह आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में होयसल साम्राज्य के मंदिरों को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है अथवा नॉमिनेट किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 24, डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? यह डेमोक्रेसी वर्ड जो आया है वह किस भाषा से लिया गया है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब क्या होता है, यह डेमोक्रेसी कहने का मतलब क्या है दोस्तों? लोगों का शासन। ठीक है, डेमो यानी कि जनता, कृषि मतलब शासन, ऐसा कहने का मतलब। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा है? पाल चित्रकला शैली का बिहार से पूछा जा रहा है, किस पर जो है इसका प्रभाव रहा है? तो दोस्तों बौद्ध कला का प्रभाव पाल काल में आपको देखने को मिलेगा, चित्रकला शैली का। प्रश्न संख्या 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, जो कि दोस्तों 1887 में थे। ठीक है, 1887 के मद्रास अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, मद्रास अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था, या मिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था, और ऐसा करने वाले वह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य डैश था? अशोक का परदादा था, अशोक का भाई था, अशोक का पिता था, या अशोक का दादा था? तो जाहिर सी बात है दोस्तों अशोक का दादा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक का जन्म जो है दोस्तों मौर्य सम्राट बिंदुसार और शुभदांगरी से हुआ था। वह मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पिता था, या ऐसे आप समझ सकते हैं दोस्तों,
अगर चंद्रगुप्त की अगर बात करेंगे, देखिए चंद्रगुप्त जो है, उसके बाद यहाँ पे अशोक है, ठीक है, अशोक है, और इसके बीच में यहाँ पे बिंदुसार है ना, बिंदुसार है। तो इसका तो ये पोता हुआ ना अशोक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। तूफान मेडियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? तूफान का क्या नाम था? डेनियल। तूफान का नाम दिया गया था डेनियल। पूछा गया है किस देश में आया और वहाँ के डरना शहर का 20% हिस्सा को बुरी तरीके से प्रभावित किया, तबाह कर दिया। तो यह जो है लीबिया में आया था, ठीक है। लीबिया में एक तूफान आया था जिसका नामकरण किया गया था डेनियल, और इसके कारण लीबिया में बहुत सारी ढेर सारी यहाँ पे क्या हुई, तबाह हुई। कुल मिला के 20% हिस्सा जो है इस क्षेत्र का तबाह हो गया। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? अब दोस्तों किसान जाहिर सी बात है पीड़ित थे, तो वह तो भाग लेंगे। खेतिहर मजदूर पीड़ित थे, भाग लेंगे। साहूकार और ज़मींदार की बात कह रहा है, तो इसमें कौन इसमें शामिल नहीं थे, ये दोस्तों पूछा जा रहा है। तो देखिए ज़मींदार यानी कि किसान, तो यह तो इसमें शामिल रहेंगे ही, किसान भी रहेंगे। साहूकार जो है इससे तटस्थता बनाए रखे, दूरी बनाए रखे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं और इसको क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों जीवोम कहा जाता है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ें और समझें, समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि एक भौगोलिकीय यानी कि भौगोलिक क्षेत्र जो होता है उसमें जितने भी सभी पारिस्थितिकी की बात कह रहा है, तो जितने भी पारिस्थितिकी है उन तंत्र को एक साथ ले लेंगे और एक अधिक यूनिट बनाएंगे, बहुत बड़ा समूह बनाएंगे, कहने का मतलब। तो उसको क्या कहेंगे? तो उसे जीवोम कहा जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 31। वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? वास्तविक वेतन कहने का मतलब है दोस्तों नकदी मजदूरी बाय कीमत का स्तर, ठीक है। किसी व्यक्ति की मजदूरी में 10% की वृद्धि होती है, परंतु वस्तु के मूल्य में 10% से अधिक की वृद्धि होती है, तब उसकी वास्तविक मजदूरी में कमी हो जाती है, यानी कि ह्रास होता है। तो वास्तविक वेतन का मतलब होता है नगद मजदूरी बटा कीमत स्तर। कीमत का क्या स्तर है उसके हिसाब से। प्रश्न संख्या 32। बल्ब में हमेशा डैश होता है, सभी विकल्प को चुनिए। बल्ब में क्या होता है? बल्ब में दोस्तों अगर हम बात करेंगे कांच होता है, ठीक है। अंदर की बात नहीं कर रहा, बल्ब में हमेशा क्या होता है? कांच होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। मध्ययुगीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिला दिया गया? तो यह दोस्तों जो है इस समय सूर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था शेरशाह सूरी, उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया, ठीक है, और इसी इसका श्रेय मिला था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में कितना हो गया? तो बढ़ के दोस्तों 60.1 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस शहर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, घनिष्ठ ताल्लुकात रहा है? किस शहर से दोस्तों? तो यह जो है उनका संबंध जो है वह वैशाली में भी भ्रमण किए, राजगीर में भी और बोधगया में, तो सभी जगहों से इनका संबंध था, ठीक है। राजगीर में महात्मा बुद्ध का निवास स्थान था और महात्मा बुद्ध के निधन के बाद 483 ईस्वी में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 36। गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया, कहाँ पे दोस्तों किया गया? चंपारण में, ठीक है। वहाँ पे जो नील कृषक थे, जो जिनको क्या किया, 3 कठिया प्रणाली पद्धति से वो पीड़ित थे, यानी कि अगर हम बात करेंगे 3/20 एक कट्ठा 3/20 3 कठिया प्रणाली की अगर बात करेंगे तो इतने भाग पर 20 में से 3 भाग पर उनको करना पड़ता था नील की खेती, और इसी से पीड़ित होकर
राजकुमार शुक्ल जो थे वहाँ के स्थानीय किसान, वह गांधी जी से मिले और चंपारण आने का आग्रह किया। और तब जो है गांधी जी वहाँ जाकर निरीक्षण करते हैं और 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह आरंभ होता है और गांधी जी का यह पहला सफल आंदोलन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया का है। ठीक है, इंडोनेशिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो कि क्या है, पूरे विश्व भर में द्वीपों का समूह है जिसमें इंडोनेशिया सबसे बड़ा है। यहाँ पे 3000 से अधिक द्वीप है। कितने दोस्तों? 3000 से भी अधिक यहाँ पे द्वीप देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है, और दूसरी की तरफ जो है इन नवपाषाणकालीन स्थल में क्या है, स्थलों के नाम क्या हुआ करते, है ना। तो देखते हैं, अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे उतनूर है। ठीक है, उतनूर जो था नवपाषाणकालीन में इसका नाम क्या हुआ करता था, यही ना पूछा जा रहा है। अभी अभी के हिसाब से यह उस समय का था और यहाँ अभी की बात कर रहा है। ठीक है, यह स्थल यानी कि पूर्व में यह नाम हुआ करता था और वर्तमान में इधर है, ऐसा ही दिया हुआ है। तो बताना है उतनूर को दोस्तों, उतनूर जो पहले हुआ करता था जो कि वर्तमान में क्या है, तेलंगाना है, यानी कि तेलंगाना का नवपाषाण काल में उतनूर नाम था। कहने का इतना ही मतलब है, बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना है। चिरांद की अगर बात करेंगे तो चिरांद, बिहार को चिरांद कहा जाता था। आप इसे याद रखेंगे। अगर बिहार के जो स्टूडेंट है, बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी और साथ ही साथ बिहार एसआई, किसी भी बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप याद रखेंगे आप बिहार से बिलोंग करते हो और बिहार का जो है नवपाषाणकालीन नाम था चिरांद। इसके अलावा जो है गुफकराल जो है, गुफकराल कश्मीर को कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा पय्यमपल्ली तमिलनाडु को कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। 40 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्यौहार के अवसरों पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय क्या है? संक्षिप्त यहाँ पे देख रहा है, देखिए संक्षिप्त, इसको इस पर ध्यान रखना है। सीधे अगर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों 52 सेकेंड कितना होता है, अगर हम बात करेंगे कुल मिला के 52 सेकेंड होता है, लेकिन संक्षिप्त यहाँ पे दे रखा है तो संक्षिप्त में कितना हो जाएगा आपका 20 सेकेंड का हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय गान का मूल रूप से 5 पदों में है, लेकिन राष्ट्रीय गान के रूप में इसका प्रथम पद जो है जिसमें 13 पंक्तियां ही मान्य होता है। इस गाने का कुल समय 52 सेकेंड निर्धारित है, लेकिन कुछ विशेष अवसर पर जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, राष्ट्रगान का धुन बजाया जाता है जिसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियों को शामिल किया जाता है और यह दोस्तों 20 सेकेंड का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? महिला सर्जन की बात कह रहा है तो यह बनी है पायल छाबड़ा। ठीक है, भारतीय सेना में सर्जन के रूप में डॉक्टर मेजर पायल छाबड़ा जो है वो पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है और यह दोस्तों हरियाणा की रहने वाली है। इनका संबंध पूछा जाता है कई बार, तो यह हरियाणा की रहने वाली है। प्रश्न संख्या 42। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत की कह रहा है तो ये प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 1952 से 1962 रहा था। 1952 से लेकर के 1952 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर। राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक रहा था। इन्हीं के याद में, इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 43 में कह रहा है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था उसमें दोस्तों बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी तीर्थयात्री थे।
यानी कि जब हर्षवर्धन का काल हुआ करता था, शासनकाल हुआ करता था, उसमें भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? ठीक है, तो यह थे दोस्तों हुआंग, हुआनसांग जिसको कहा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है हुआनसांग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं डैश के पास हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस गुफा में 29 चट्टानों को काटकर कई सारी गुफाएं का निर्माण किया गया है, गुफाओं का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया है? प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों कि भारत का कौन सा वह राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? तो ऐसा करने वाला जो दोस्तों बिहार जो है वह क्या था? पहला राज्य था। प्रश्न संख्या 47। इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया। पूछा गया है कि किसके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया? तो नगर और छोटे शहरों हैं वहाँ पे प्रशासन की बागडोर संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, शासन व्यवस्था करने के लिए दोस्तों नगर पालिका का संगठन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 48। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया? भारत की जो राजधानी थी दोस्तों उसको पहले तो कलकत्ता हुआ करती थी ना, तो ये कह रहा है दोस्तों कि राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। किनके कार्यकाल में? तो यह थे दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो थे उनके कार्यकाल में 1911 में दोस्तों 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। प्रश्न संख्या 49। स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इस आंदोलन को जो है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से होम रूल लीग, होम रूल मतलब स्वराज, ठीक है, उसकी शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ नहीं दोस्तों कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ भी बोला जाता है, कई जगह आपको देखने को मिलेगा, उसमें बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा के माध्यम से इस होम रूल लीग का क्या किया गया था? विस्तार किया गया था, प्रसार किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता है? प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट वहाँ पे आयोजन किया गया था, कौन सा दोस्तों? 24 से 23 सितंबर तक भारत जीपी, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था और इसमें किसने जीता था? विजेता कौन रहा था? मार्को बेजिची। प्रश्न संख्या 51। 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट यानी कि क्लियर दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कितनी होती है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी की अगर बात कर रहा है दोस्तों तो यह होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर होती है स्पष्ट दर्शन की, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। प्रश्न संख्या 52। कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा दक्षता के कारण, ठीक है, कार का रेडिएटर में पानी का इसलिए यूज करते हैं, वह क्या करता है दोस्तों? वह उसमें विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है, इसी के कारण इसको बनाए रखने के लिए, ऐसा नहीं होती है, उसको बनाए रखने के लिए। प्रश्न संख्या 53। किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? इसका अनुपात जो है दोस्तों 1 होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है जब राइफल से गोली चलाता है, कोई भी जो भी चलाते हैं शूटर, तो वो पीछे की ओर धक्का मारता है, ठीक है ना, पीछे हट जाती है और उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात 1 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है कौन सा? समताप, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और वर्ण मंडल। तो यह है दोस्तों आयन मंडल, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। रेडियो जो तरंग होते हैं उनके संचरण के लिए, उनके अभिगमन के लिए प्रयुक्त जो है वायुमंडल, आयन मंडल जो होता है उसके लिए बेहतर होता है, यहीं से जो है रेडियो तरंगों का संचरण जो है वह सुलभ हो पाता है।
प्रश्न संख्या 55, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण क्या होता है। देखिए यह कह रहा है कि प्रवर्धक में जो ऋणात्मक पुनर्भ्रमण होता है उसमें क्या होता है। तो यह दोस्तों बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। ठीक है, बैंड की जो चौड़ाई होती है उसको बढ़ाता है और शोर को भी यह बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 56, विद्युत धारा से लगी आग को, यानी कि करंट से, इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा इसलिए दोस्तों कि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। ठीक है, होता क्या है, इलेक्ट्रोक्यूशन में क्या होगा, इससे बिजली का झटका लगेगा और मौत हो जाएगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पानी जो है इलेक्ट्रिक के संपर्क में पानी आएगा तो और करंट ही लगेगा। ठीक है, तो मृत्यु हो सकती है, पानी से उसे नहीं बुझाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 57, परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यह दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है पेरिस्कोप काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं। तो उस दौरान क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ से प्रकाश आ रही है और यहाँ से टकराएगी तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा ना। तो इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर, एक माध्यम से अगर मान लो दोस्तों यहाँ है प्रकाश आ रही है, इससे गुजर के बाहर निकल जाती है और इधर आ गया तो परावर्तन होता है और इधर आ गया तो अपवर्तन होता है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो यह अपवर्तन हो गया और यह आपका परावर्तन हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, वाहनों के पार्श्व दर्पणों पर, यानी कि पार्श्व दर्पण साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का वहाँ पे यूज किया जाता है, ताकि क्या हो, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है उसके माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, हृदय यानी कि हार्ट से बाहर जाने वाली नलिकाओं यानी वेसल्स को क्या कहा जाता है। उसे दोस्तों जो है धमनी कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, आर्टरीज क्या करता है दोस्तों, तो जो हृदय के बाहर शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली एक रक्त वाहिनी होती है और उसी को आर्टरीज कहते हैं, यानी कि धमनी कहते हैं। धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, यानी इस धमनी में जो है जो ब्लड रहता है उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है और इसका अपवाद है प्लमनरी धमनी। प्लमनरी धमनी जो है वहाँ पे दाहिनी नीलय से फेफड़ा में रक्त पहुँचता है और इसमें अशुद्ध रक्त रहता है। प्रश्न संख्या 61, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश बढ़ती है। जो मॉडर्न जो है आवर्त सारणी उसमें कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या डैश बढ़ती है। तो दोस्तों दाएं से बाएं जाने पर बढ़ेगा। ठीक है, दाएं से यानी कि इधर से राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जाने पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है दोस्तों इसमें से सही है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। कह रहा है कि बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, तो यह सही बात है और यह उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, यह गलत है। बेकेलाइट को उष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है, गलत है। बेकेलाइट जो है दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है ना, बैड कंडक्टर होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। कह रहा है कि अधातुओं के ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्षारीय कह रहा है तो गलत है। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 64 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यह है दोस्तों मिट्टी का तेल यानी कि किरोसिन। ठीक है, रॉकेट ईंधन जो है उसमें प्रणोदक कहते हैं, उसे प्रणोदक कहा जाता है और प्रणोदक वैसे ईंधन है जिनके जलने पर अत्यधिक मात्रा में गैसें और साथ साथ ऊर्जा जो है दोस्तों निकलती है। ठीक है, और यह जो है दोस्तों अल्कोहल, द्रव, हाइड्रोजन, अमोनिया, केरोसिन,
हाइड्रोजन आदि द्रव प्रोदक के रूप में इसका यूज करते हैं। इसका एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 65, आलू डैश का एक उदाहरण है। आलू क्या है, कंद है या प्रकंद है? तो आलू दोस्तों कंद है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 66, पौधे का कौन सा भाग केसर होता है? दोस्तों इसकी जो है रंध्र यानी कि स्टिग्मा, इससे केसर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगर हम केसर की बात करेंगे तो भारत में कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है केसर का उत्पादन होता है। वैसे ईरान जो है केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? यह है दोस्तों पर्णपाती वृक्ष जो होंगे, जितने प्रकार के पर्णपाती वृक्ष होंगे उनकी पत्तियां वर्ष में एक बार गिर जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, रुधिर है यानी कि ब्लड क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। यहाँ पे कहीं उपकला है, प्रजनक है, पेशीय है, संयोजी उत्तक दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरल संयोजी उत्तक होता है। प्रश्न संख्या 69, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो यह है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि क्या होता है, प्रसव के दौरान महिलाओं में संकुचन को उत्तेजित करता है, जिससे वह आसानी से प्रसव कर पाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। यह है दोस्तों एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर ए, इसे आपातकाल का या लड़ो अथवा उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? कह रहा है कि लीवर क्या चीज़ से भरा हुआ सोर्स है, किसका सोर्स है? तो यह दोस्तों प्रोटीन से। ठीक है, लीवर जो है यानी कि यकृत समानता विटामिन ए, लोहा, जस्ता, तांबा और मैग्नीज और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे खनिज है, वसा है, शर्करा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है? अक्ष पे 23.5 डिग्री दोस्तों आनति पर यह घूमती है। आप सभी जानते हैं 23 और हाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 73, भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को क्या कहा जाता है? इसे दोस्तों जैव मंडल कहते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि भूपृष्ठ पर जो जल है, वायु है और मृदा है, इनके साथ जो जैव द्रव्य के मंडल होते हैं उसको जैव मंडल कहते हैं। 74 नंबर प्रश्न में है कि लाल सरांड, ठीक है, यानी कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को हो जाती है? तो यह बीमारी जो है गन्ना में होती है, यानी कि जो ईंख है उसमें दोस्तों देखने को यह बीमारी मिलती है। इसमें जो है कॉलेटोट्रिक या फैल्केटम है ना, इसके नाम का एक फफूंदी होता है और इसी के कारण यह बीमारी होती है किसमें? गन्ने में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, जो कि इस सेट नंबर 1 का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, किरण सेट नंबर 1 का यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? किसके लिए? मध्यम रेंज के मौसम के पूर्वानुमान करने के लिए भारत के द्वारा सबसे पहले कौन सा एक सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? ये सुपर कंप्यूटर पहला जो खरीदा गया था वह था क्रे XMP14। ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1989 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, 1989 में। साथियों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा, वीडियो समझ में आए, कंटेंट अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन बेहतर लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे एक लाइक भी देंगे। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के सजेशंस हो या कमेंट हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों का इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।